हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है अडा 24/7 पर। तो चलिए एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन बताइए सभी लोग। सो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हम लोग जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एनुअल रिपोर्ट में आज हमारा जो है थर्ड पार्ट है, थर्ड सेशन में हम लोग जो है एंटर कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग जो है एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एनुअल रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली यहाँ से आपको एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब के लिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हम लोगों ने अभी तक फिलहाल बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बैलेंस शीट का हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने लायबिलिटी साइड कवर अप कर लिया था। आज हम एसेट साइड पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है उसमें हमने कवर अप किया था। और दूसरा, आज हम करेंसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कशन करेंगे, जो इसमें से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट दैट। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन पे बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लायबिलिटी साइड को जो है क्लियर कर लिया था। लायबिलिटी साइड पर हमारा जो है डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। और आज हम थोड़ा सा एसेट साइड के बारे में बात करेंगे। एसेट साइड्स का हमने जो है टर्मोलॉजीज तो देख ली थी, कौन कौन से टर्म्स एसेट साइड्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, बट इसकी डिटेलिंग हमने नहीं की थी। वो डिटेलिंग आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो डिटेलिंग पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक साइड बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स क्या क्या हैं जो उससे रिलेट करती हैं, और लायबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या उसकी जो है लायबिलिटीज़ के तौर पर उसको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कैपिटल फंड्स है, रिजर्व फंड्स है, अदर रिजर्व फंड्स है, डिपॉजिट्स हैं, ये सब आरबीआई की लायबिलिटीज़ की तरह आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जिसमें अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स में आपको पैसा देखने को मिल जाएगा जहाँ आरबीआई के पास जमा होता है। कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड की अगर बात करें, 4,28,621 करोड़ रुपीज़ का आपको इमरजेंसी फंड या कंटिजेंसी फंड देखने को मिल जाएगा। एसेट डेवलपमेंट फंड्स है, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नोट इशूड करते हैं उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू आपको 34,78,039 करोड़ रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल आरबीआई की बैलेंस शीट जो है इस बार की 70,47,703 करोड़ रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ या फिर 70 ट्रिलियन रुपीज़ की हमारी जो है इस बार की बैलेंस शीट है आरबीआई की। ऑलमोस्ट पिछले से ऑलमोस्ट 11% का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एसेट साइज की। एसेट साइज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसेट साइड के बारे में हम लोग आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक बैंकिंग डिपार्टमेंट के साइड जो पैसा आपका हो जाता है, जिसमें नोट, रुपी, क्वाइंस वगैरह, स्मॉल क्वाइंस आपको देखने को मिल जाते हैं। गोल्ड की यहाँ पर बात हो जाती है। इन्वेस्टमेंट जो है बैंकिंग डिपार्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। बिल परचेज एंड डिस्काउंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू 0 है यहाँ पर। लोन एंड एडवांसेस का पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ का पैसा हो गया। ये सभी आपको मैं शेड्यूल दिखाऊंगा और इसके शेड्यूल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ का वैल्यू है। और अदर एसेट्स में आपको गोल्ड हो गया, रुपी, कॉइन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिफरेंट एसेट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी डिटेलिंग करते हैं, है ना। पहले चलते हैं शेड्यूल नंबर 6 पर, है ना। तो शेड्यूल नंबर 5 तक हमने देख लिया था। बात करते हैं शेड्यूल 6 के अंदर जो आरबीआई की एसेट के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। तो शेड्यूल 6 में अगर हम देखें तो नोट, रुपी और क्वाइन और स्मॉल क्वाइंस की अगर बात करें, तो नोट्स, रुपी, क्वाइन में नोट्स, रुपी और स्मॉल क्वाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और नोट्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 10.06 है ना। रुपी क्वाइन जो है वो 0.06 और स्मॉल क्वाइन की अगर बात करें 0.01 स्मॉल डिनोमिनेशन के आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारे पास बात है गोल्ड की, है ना। तो बैंक विद द डिपार्टमेंट की अगर बात करें, जिसमें गोल्ड और गोल्ड डिपॉजिट हमारे पास कितना है, तो गोल्ड की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो 2,60,537 करोड़ रुपीज़ का गोल्ड। और साथ ही साथ गोल्ड डिपॉजिट की अगर बात करें तो गोल्ड डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा 14,177 करोड़ रुपीज़। तो इतने का गोल्ड और इतने का गोल्ड डिपॉजिट। यहाँ गोल्ड डिपॉजिट की बात हो रही, मतलब गोल्ड के जो बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, पेपर्स के फॉर्म में, जो हमने गोल्ड जो है डिपॉजिट्स वगैरह कर रखे हैं। इशू डिपार्टमेंट की अगर बात करें, इशू डिपार्टमेंट के पास जो है गोल्ड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 1,64,604 करोड़ रुपीज़ का आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गोल्ड विद द बैंकिंग डिपार्टमेंट और इशू डिपार्टमेंट की अगर बात करें, ओवरऑल गोल्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 4,39,319 करोड़ रुपीज़ का जो है हमारे पास गोल्ड की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ये वो है जो गोल्ड जो है यहाँ पर आरबीआई के पास आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन है ना, तो आरबीआई जो है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर मैंने 100 रुपये वहाँ जमा कर रखे हैं तो वो भी मेरी एसेट है। और इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पर बैंकिंग डिपार्टमेंट के साथ और इन्वेस्टमेंट इशू डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो 14,89,000 जो है आपका फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हमने पैसा जमा कर रखा है, और इशू डिपार्टमेंट के पास 33,12,976 करोड़ रुपीज़ के जो है हमने इशू कर रखे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है ना। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। डोमेस्टिक जो है आपको बैंकिंग डिपार्टमेंट के साथ और इशू डिपार्टमेंट के साथ आपको फंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो इशू डिपार्टमेंट के पास नहीं है, यहाँ पर हमें फंड्स देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के पास। तो टोटल अगर हम देखें इस तरीके से, नोट हो गया, गोल्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकी बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का टोटल 13,63,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, हाँ ये एसेट का हम लोग शेड्यूल है। हाँ यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल सही, ये एसेट के हम लोग शेड्यूल देख रहे हैं। कल मैंने आपको एसेट्स के बारे में बता दिया था, आज हम वही एसेट के शेड्यूल्स देख रहे हैं कि क्या क्या है इनके बारे में, और मैं करेंसी की डिटेल्स अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दिस वन जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई के एसेट के तौर पर आता है लोन एंड एडवांसेस। आरबीआई ने जो पैसा लोन और एडवांसेस के फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो भी आरबीआई के लिए एसेट की तरह होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर 0 जो है अमाउंट का जो है एसेट बैंक के पास है, आरबीआई के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 6,599 करोड़ रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई ने जो पैसा लोन और एडवांस में दे रखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, उसकी अगर हम बात करें, लोन एंड एडवांसेस अगर हम बात करें तो लोन एंड एडवांसेस टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स 1,93,341 करोड़ रुपीज़। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कोई पैसा नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, नॉन शेड्यूल के लिए नहीं, कोई नाबार्ड को पैसा नहीं। अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स में छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाएंगे, उनको 12,000 करोड़ रुपए। तो टोटल 2,05,000 करोड़ रुपए जो है ये लोन एंड एडवांसेस के फॉर्म में आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में डाला हुआ है। पिछले के कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो है 1,12,731 करोड़ रुपए था, लेकिन अब 1,93,341 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट का डिफरेंसेस है यहाँ पर। इसके अलावा लोन एंड एडवांसेस टू द आउटसाइड इंडिया की अगर बात करें तो रिवर्स रेपो रेट पर हम लेंडिंग कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में जो हम लेंडिंग हम कर रहे हैं, मतलब हमने जो पैसा जमा कर रखा है बाहर, वो पैसा आपको देखने को मिल जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो 1,62,822 करोड़ रुपए। और रेपो मार्जिन फॉरेन की अगर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 432 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन के तौर पर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल वैल्यू यहाँ पर आती है 3,75,000 करोड़ रुपीज़। ठीक, तो एसेट और लायबिलिटी का कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा, अभी हम लोग करेंसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कितनी करेंसी है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स, आरबीआई की जो सब्सिडरी कंपनियां हैं और एसोसिएट्स में पैसा आरबीआई डालता है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। जैसा आपको पता है डीआईसीजीसी, आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो क्या करता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, जो बैंकों में पैसा जमा होता है उसका जो है अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का जो आपको इंश्योरेंस कवरेज देखने को मिलता है, वो इसी डीआईसीजीसी के थ्रू जो है देखने को मिलता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के पास आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ 50 करोड़ रुपए जो है 50 करोड़ रुपीस यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा डीआईसीजीसी के अंदर। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है जो हमारे देश में नोट छापने के लिए काम करती है। वैसे नोट की हमारे पास 4 प्रेसेस हैं, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटका, सेलबनी पश्चिम बंगाल, सेलबनी वेस्ट बंगाल। तो मैसूर कर्नाटका, सेलबनी वेस्ट बंगाल वाली जो प्रेस है ना, वो जो प्रेस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। बीआरबी एनएमपीएल उसको देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी 1800 करोड़ रुपए की एसेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रिबिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये आरबीआई को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपए। इसके अलावा आरबीआई का एक एसोसिएट भी है जिसका नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें आरबीआई के अपने स्टाफ्स को अपग्रेड वगैरह करता है और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए काम करता है। सो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसमें 30 करोड़ रुपीज़। इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये आपको पता है इफ्टास क्या है। इफ्टास के थ्रू जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, इन्फिनेट जैसा सिस्टम इफ्टास देखता है, तो यहाँ पर 33 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, इसकी जो ओवरऑल कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, जो अथराइज कैपिटल है इसकी, वो 100 करोड़ रुपए की, तो 100 करोड़ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आपको सबकी कैपिटल देखने को मिल जा रही कितनी है। तो बीआरबी एनएमपीएल की अगर हम कैपिटल बात करें, अथराइज कैपिटल, तो 1800 करोड़ रुपीज़। डीआईसीजीसी की 50 करोड़ है ना।
रेबिट की कितनी है 50 करोड़ है ना, तो इसलिए आपको सेम वैल्यू देखने को मिलेगी इनकी अथराइज कैपिटल के तौर पर, और ये भी आपकी एसेट्स हैं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है एसेट्स हैं। देखिए समझ में आ रहा है इतना अच्छे से सभी को? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली हम लोग 2 बजे जो है डिस्कशन करते हैं आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पर, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमें सभी को अच्छे से क्लियर है कि कितनी जो है करेंसी की वैल्यू हमें देखने को मिली। अब इसके अलावा अगर हम बात करें अदर एसेट्स के तौर पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आरबीआई के पास जो फिक्स एसेट हैं उनका डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू कुछ हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक्रूड इनकम जो है आपको देखने को मिल जाएगी A+B, जिसमें लोन टू द एम्प्लॉयज, आरबीआई अपने लोन को एम्प्लॉयज़ को लोन देता है और कुछ अदर आइटम्स के थ्रू थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर यहाँ पर आरबीआई के पास आ जाता है, वो एसेट के तौर पर है। स्वैप एमोर्टाइजेशन अकाउंट, इसको थोड़ा समझ लीजिए, एमोर्टाइजेशन अकाउंट क्या होता है। देखिए एमोर्टाइजेशन बेसिकली अकाउंट क्या होता है, अगर आप देखें डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग समझते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इनमें आप देखें तो डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इनकी समय के साथ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है एक इक्विपमेंट है ना, मान लेते हैं आपके पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, आज वो 50,000 की है मान लेते हैं स्कूटी, या 1 लाख रुपए की स्कूटी है, और अभी अगर आप उसको देखें 1-2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप उसको बेचें तो पता चला 60-70,000, 50,000, 60,000 की बिकती है, तो उसकी जो वैल्यू कम होती है ओवर द टाइम पीरियड, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट के केस में होता है ना, फिक्स्ड एसेट के केस में। लेकिन जो टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल मतलब जिनको टच कर सकते, फील कर सकते, जैसे कार है, बाइक है, स्कूटी है, मशीन है, इक्विपमेंट्स है, ये सब ऐसी जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनमें भी डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन ना कह के उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया, तो आपको पता है आज मैंने 10 लाख का लोन लिया, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट में चार्ज करते हैं, है ना, उस पर हमें इंटरेस्ट देना रहता है, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे हम उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल देते रहते हैं, तो समय के साथ साथ हमारा ये जो लोन है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, तो ये भी क्या है, इसको हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो जो लोन की शेड्यूलिंग होती है उसको हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एमोर्टाइजेशन। तो ये जो स्वैप अकाउंट, स्वैप एमोर्टाइजेशन अकाउंट है, ये एमोर्टाइजेशन की वैल्यू जो है वो एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट, ये मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू होती है उनकी अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर डेटा और आपका मिसलेनियस डेटा, ठीक। इसके अलावा आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई के इंटरेस्ट सोर्सेज अगर हम देखें तो इंटरेस्ट एक तो डोमेस्टिक सोर्सेज से उसको मिल जाता है, डोमेस्टिक सोर्सेज से इंटरेस्ट की बात करें, और रुपी सिक्योरिटीज वो अपने पास रखता है, उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है। नेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशन से भी आरबीआई के पास पैसा आता है ना। इसको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकें, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दिस वन देखिए, नेट इंटरेस्ट ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF ऑपरेशन। LAF ऑपरेशन क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशन, है ना, जिसमें क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन को यूज़ करता है। तो आरबीआई अगर बैंकों से पैसे जमा कराता है ना, तो इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, है ना। और आरबीआई अगर बैंक्स को पैसे उधार में दे रहा है 90 डेज तक के लिए, तो इसको हम लोग रेपो रेट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, रेपो रेट मान लेते हैं 10%, रिवर्स रेपो रेट मान लेते हैं 8% है, और मान लेते हैं रेपो रेट 10% है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2% का। तो ये 2% की इनडायरेक्टली जो पैसा होता है, तो 2% का मार्जिन है, वो आरबीआई की जेब में कमाई होती है बेसिकली। देखिए, आरबीआई ने आपको 10% पर लोन दिया, या बैंक ने आपको 10% पर लोन दिया, और आपने पैसा जमा किया तो बैंक ने आपको 8% दिया, तो 2% का जो अंतर है, ये किसकी जेब में पैसा जा रहा है, ये आरबीआई की जेब में पैसा जाता है। ये जो पैसा होता है, ये जो मार्जिन होता है लिक्विडिटी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी कॉरिडोर। क्या कहते हैं भाई इसको हम लिक्विडिटी कॉरिडोर के भी नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी कॉरिडोर। इन दोनों के डिफरेंसेस को हम लिक्विडिटी कॉरिडोर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि है क्या, आरबीआई ने डिपॉजिट ज़्यादा कराया है और पैसा लोन में दिया कम है, बिकॉज ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा है, तो ऐसे में आरबीआई को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसीलिए नेट इंटरेस्ट ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशन में आरबीआई को डिपॉजिट ज़्यादा करा रखें, इसीलिए यहाँ सेट साइड में ये एंट्री आपको माइनस में देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है।
ये मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट कराया था, इनकम एक्सपेंडिचर वाला, उसमें भी आपको बताया था, ठीक है, आपको याद होगा। इंटरेस्ट ऑन SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी RBI को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू माइनस में -5,616। MSF ऑपरेशन, RBI बैंक्स को एक दिन के लिए पैसे उधार में देता है। MSF ऑपरेशन में बैंकों को ज़्यादा पैसा RBI ने दिया है, तो MSF ऑपरेशन में चूंकि RBI ने पैसा दिया है तो 3,000 करोड़ रुपए। और SDF में क्या होता है, बैंक पैसे जमा करते हैं RBI के पास SDF और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में, तो वहाँ पर माइनस में। इसके अलावा लोन और एडवांसेस में जो RBI को कमाई हुई है, पैसा दिया है, तो ये टोटल 85,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद फॉरेन सोर्सेज हमारे पास क्या है इनकम में, फॉरेन सिक्योरिटी से RBI ने बढ़िया पैसा कमाया, 65,000 करोड़ रुपए फॉरेन सिक्योरिटी से हमारे पास आए। पिछले साल केवल 43,000 करोड़ था, इस बार ये इतना पैसा। रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से कुछ पैसा कमीशन का, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हम पैसा रखते हैं उसमें इंटरेस्ट, तो टोटल जोड़ के 1,88,605 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी है ना, टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ सिक्योरिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, इसके अलावा अदर इनकम में RBI में आ जाता है डोमेस्टिक सोर्सेज, जैसे एक्सचेंज है, डिस्काउंट है, कमीशन है, रेंट है, अमोर्टाइजेशन प्रीमियम है, रुपी डेप्रीशिएशन है, बैंक्स की प्रॉपर्टी से कुछ पैसा आ जाता है ना, मिसलेनियस कुछ प्रोविजन हमने किया, तो वहाँ से थोड़ी बहुत अदर डोमेस्टिक सोर्सेस इनकम, और कुछ अमोर्टाइजेशन प्रीमियम डिस्काउंट सिक्योरिटीज़ पर फॉरेन सिक्योरिटीज़, इससे कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है। और थोड़े बहुत एजेंसी के अलग चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस का पैसा यहाँ पर होता है। ठीक है, एजेंसीज का चार्जेस का कमीशन जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर है, अंडर राइटिंग कमीशन प्राइमरी डीलर्स के थ्रू कुछ कमीशन वगैरह इसको मिलता है। इसके अलावा सन्ड्रीज की अगर बात करें, हैंडलिंग चार्जेस, टर्नओवर कमीशन पेड टू द बैंक्स फॉर सेविंग बॉन्ड सब्सक्रिप्शन, उसके लिए कुछ इंटरेस्ट, उसके लिए कुछ कमीशन यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा फीस पेड टू एक्सटर्नल मैनेजमेंट कस्टोडियन ब्रोकर्स, ये थोड़े बहुत कमीशंस वगैरह के थ्रू यहाँ पर पैसे आ जाते हैं। तो डोमेस्टिक कुछ अदर सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज, और ये कमीशन चार्जेस। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा के फॉर्म में यहाँ पर जो आपको अदर इनकम मेंशन है ना, ये आपको जो अदर्स के फॉर्म में जो आपको इनकम देखने को मिलती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक, तो टोटल अगर हम बात करें 70 जो है लाख करोड़ रुपए की, 70 लाख करोड़ रुपीज़ या 70 ट्रिलियन रुपीज़ की आपको बैलेंस शीट देखने को मिली। ठीक है, तो आई थिंक RBI की बैलेंस शीट आप सभी को क्लियर है। अब हम चलते हैं नोटों पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नोटों के बारे में। सर ये एनुअल रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़े, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़िए, फिर अभी हम MCQs वगैरह भी करेंगे, नोट्स भी मैंने इसके बना रखे हैं, क्या क्या इसमें आपको याद रखना, सारी चीज़ें करेंगे। पहले देख तो ले है क्या क्या इसके अंदर। टेंशन मत लीजिए, अभी जो पॉइंट्स हम पहले देख रहे हैं उसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, नोट्स भी मैंने आपके लिए बना रखे हैं, टेंशन मत लीजिए। जो यहाँ चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर नोट्स भी आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं, तो नोट्स पर हम आएंगे, बट पहले मैं आपको एक्चुअल शीट तो दिखा दूँ, इसमें इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, किस सेक्टर में कैसा परफॉर्म किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, विल डिस्कस। बट पहले एक काम करिए, पहले सीट तो देख लीजिए, पूरी जो इंपॉर्टेंट डेटा जो RBI ने अवेलेबल किया है, और कंसेप्ट समझ लीजिए किसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर आपको ये एक बैलेंस शीट में जो शीट्स जो है जो इसमें दे रखी हैं वो अगर समझ में आ गया तो थ्योरी की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी। थ्योरी की चीज़ें में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली। RBI ने इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में क्या कहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी चल रही है, UPI सिस्टम कैसा चल रहा है, पेमेंट सिस्टम कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें आसान है, वो हम आराम से करेंगे, है ना, वो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। बट जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है दैट इज़ दिस वन। अगर आपके माइंड में एक बार ये क्लैरिटी आ गई ना कि ये चीज़ें RBI कवर अप करता है, ये चीज़ें होती है इसमें, तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल, तो अभी आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ रहे हैं, तो अभी पहले इन चीज़ों को आराम से देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर एक नोटों की बात करते हैं कि करेंसी सर्कुलेशन का क्या कंटेक्स्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि RBI बहुत सारी करेंसी सर्कुलेशन में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक नोट इन सर्कुलेशन। हमारे देश में जो नोट के पीसेस हैं जो बाजार में घूम रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, नोट जो है कितने सर्कुलेट हो रहे हैं, 2022 में कितना नोट घूमा, 2023 में, 2024 में, नोट पीसेस में है, पीसेस की संख्या है लाखों में। ठीक है, वॉल्यूम पीसेस इन लाख। ठीक है, तो नोट के पीसेस है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हम जो ये नोट है उनकी वैल्यू कितनी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं 10-10 रुपए के 2 नोट छापे हैं, यहाँ पर क्या है, नोट का पीस 10-10 रुपए के 2 नोट यहाँ पर लिखा रहेगा, 2 नोट छापे हैं। अब उसकी मैं वैल्यू पूछूं, वैल्यू कितनी बन रही है, तो 10-10 रुपए के 2 नोट मतलब कितना हो गया,
20 रुपए, तो टोटल वैल्यूज की कितनी बनी 20 रुपए। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है। आपको मैंने पहले भी वॉल्यूम और वैल्यू के बारे में बता रखा है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ पीसेस, और वैल्यू का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल मनी। जैसे मान लेते 2-2 हज़ार रुपए के 4 नोट हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम पूछूं नोट का कितना हो गया तो 4, अगर वैल्यू पूछूं कितनी हो गई तो 8,000। तो वैल्यू कितनी हो गई 8,000, वॉल्यूम कितना हुआ नंबर ऑफ नोट, पीसेस ऑफ नोट। ठीक है, वॉल्यूम वैल्यू का परसेंटेज भी मैंने कराया था, अभी देखेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं ध्यान से। हमारे पास जो अभी फिलहाल नोट के जो डिनोमिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, नोट के डिनोमिनेशन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास 2,000 रुपए के नोट का डिनोमिनेशन जो है, 2,000 रुपए के नोट को हम विड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा भी, लगभग 97% से ज़्यादा पैसा विड्रॉ हो चुका है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू का नोट जो है 2,000 का बचा हुआ है मार्केट में। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आप नोट की पीसेस की संख्या देखेंगे तो नोट के पीसेस की संख्या आपको बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, नोट के पीसेस की संख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, मतलब नोट्स का नंबर आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर आप 2022 में देखें तो लगभग 13,05,326 लाख पीसेस, है ना, 13 लाख पीसेस जो है आपको देखने को मिले थे, जो है टोटल नोटों के सभी पीसेस को जोड़ दिया जाए। 2023 में भी लगभग 23 लाख पीसेस थे, 23,05,000 थे, 23,62,000 हो गए, तो सॉरी 23 में कह रहा हूँ 13,05,000 नोट के पीसेस थे, या 13,62,000 नोट के पीसेस हैं। अब यहाँ पर 14,68,754 लाख पीसेस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, किसके, नोट के। अब ये सवाल है, इतना नंबर ये क्यों बढ़ गया? इतना नंबर ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि 2,000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी। पहले अगर 2,000 रुपए के नोट की पीसेस देखें तो लगभग 21,000 पीसेस थे, फिर 18,000 पीसेस बचे, अब केवल जो है इसके लगभग 410 पीसेस बचे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7,500-8 हज़ार जो है करोड़ के अराउंड जो है पैसा आपको बचा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो 410, है ना, 410 लाख पीसेस जो है आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। 410 पीसेस नहीं है, 410 लाख है ना, ये सारा डेटा लाख में है। ठीक है, तो 410 लाख पीसेस जो है आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिनकी वैल्यू लगभग 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बनेगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये परसेंटेज वैल्यू घटी है, और अभी हम 2,000 रुपए के नोट के हिसाब से देखें तो 0.03 केवल वैल्यू जो है मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब 2,000 रुपए के नोट आपने कम कर दिए, तो ऐसे में भी 500 रुपए के नोट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखिए 500 रुपए के नोट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ये नंबर दिख रहा है ना सभी को, कि मैं जूम और कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं काम करता हूँ और जूम कर लेता हूँ इसको। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिएगा, ओके, नाउ इट विल बी द बेटर वन। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये 500 रुपए के अगर नोट के पीसेस अगर आप देखें, ठीक है, ब्रैकेट में बताया है टोटल नोट का कितना ये वॉल्यूम है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो ये हमारे टोटल नोट का वॉल्यूम है। पीसेस इन लाख की अगर बात करें तो लगभग लाख में अराउंड जो है कितने पीसेस आपको ये दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द पीसेस, है ना, तो ब्रैकेट में हम पीसेस इन लाख, है ना, वॉल्यूम एंड पीसेस इन लाख आपको दिखाया गया है। ठीक है, लगभग ओवरऑल नोट का कितना वॉल्यूम है, मतलब अगर हमारे यहाँ 100% लगभग नोट हैं तो उसमें किस नोट का कितना परसेंटेज शेयर है, नोट का परसेंटेज शेयर है। ब्रैकेट में क्या है, नोट का परसेंटेज शेयर है। ठीक है, नोट का परसेंटेज शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हमारे देश में 500 रुपए के नोट का परसेंटेज शेयर ऑलमोस्ट 35% था, वो बढ़ के 39.9% हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें नोट का परसेंटेज हो गया 41%, है ना। इसके अलावा देखें तो 14% आपके जो है 200 रुपए के नोट। ठीक है, 200 रुपए के नोट आपके 5%, 100 रुपए के नोट लगभग 14%, 50 रुपए के नोट लगभग 6%, 20 रुपए के नोट 10% लगभग, और 10 रुपए के नोट लगभग 17%, ऐसे ही इतना जोड़े। तो ये जो परसेंटेज लिखे हुए हैं ये ओवरऑल उस पर्टिकुलर नोट का कितना परसेंटेज है मार्केट में।
तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट टाइम में 500 रुपए के नोट के कितने परसेंटेज मार्केट में अवेलेबल है, 500 रुपए के कितने परसेंट नोट मार्केट में अवेलेबल है एज पर आरबीआई एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो 41% 500 रुपए के नोट हमारे देश में मार्केट में अवेलेबल है। 41% नोट जो है 500 रुपए के अवेलेबल है। आपको याद होगा मैंने आपको न्यूज़ में भी इसको पढ़ाया था, न्यूज़ में भी, न्यूज़ हेडिंग में भी मैंने आपको इसके लिए इसका जो है डेटा कवर अप किया था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये देखिए, आपको अगर याद हो, अभी आएंगे हम, ये देखिए 500 रुपए नोट नाउ 86.5% ऑफ ओवरऑल करेंसी, है ना, ओवरऑल करेंसी की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये यहाँ पर जो बात हो रही है वैल्यू की, है ना, वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर अभी वॉल्यूम पर देख रहे थे, है ना। यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर अभी जो डेटा हमने बात की 41%, अब यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है एग्जाम में क्वेश्चन को, 41% हमने बात की वैल्यू वॉल्यूम की, लेकिन यहाँ पर 86.5% अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का नोट वैल्यू में है, ठीक है। तो 86.5% 500 रुपए की नोट की वैल्यू है टोटल मार्केट में, मतलब हमारे मार्केट में टोटल जो पैसा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मनी की अगर बात करें तो उस मनी सप्लाई में लगभग 86.5% पैसा जो है वो 500 रुपए के नोट का, जिसकी वैल्यू टोटल बनती है 30,08,847 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही ट्विस्ट करके ये पूछ ले, ये बताओ 500 रुपए के नोट हमारे जो है इकोनॉमी में जो नोट के पीसेस हैं वो वॉल्यूम में कितने पीसेस अवेलेबल हैं, वॉल्यूम में कितने परसेंटेज हैं, तो 41%। और यहीं पर जो है हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू वाइज मतलब इन टर्म्स ऑफ टोटल मनी कितनी है, तो वहां पर 86.5% 500 रुपए के नोट। और अगर पूछ ले वैल्यू वॉल्यूम वाइज, है ना, तो वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम 41% है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा सभी को? देखिए हमने न्यूज़ में भी डिस्कशन किया था। देखिए दिस वन 500 नोट नाउ 86.5% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन बाय द वैल्यू वाइज, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें, यहाँ पर भी हमने एक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर कवर अप करते रहते हैं, डेली हम लोग न्यूज़पेपर का सेशन करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर कवर अप करते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट कवर अप हो जाती हैं, है ना। जैसे अगर आप देखें टोटल करेंसी जो है मार्केट में, अगर हम बात करें टोटल हमारे देश में जो करेंसी है, इस करेंसी की बात करें इन ट्रिलियन रुपीस में, तो हमारे पास 34.77 जो है ट्रिलियन आपको रुपीस जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो एंड ऑफ द मार्च तक ये वैल्यू वाइज है ना। टोटल वैल्यू हमारे इकोनॉमी में नोट की पैसे की अगर हम देखें 34.77 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से 30.8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे 500 रुपए के नोट की ही वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। चलिए वापस कम बैक करते हैं, ठीक है। पहले आपको चार्ट की एनालिसिस आपको समझनी, फिर हम वो डेटा देखेंगे ना, तो डेटा हमें आराम से समझ में आएगा, ठीक है। फिर वो डेटा हमें आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 500 रुपए की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर हम देखें 86%, 86.5%, वहाँ पर आपने देखा लगभग 30 प्लस और बाकी सबको जोड़ ले, ये 34.77 34,805 करोड़ रुपीस जो है वो हमने वहाँ पर देखा। वहाँ पर लगभग लिखा था 35 ट्रिलियन रुपीस के अराउंड वहाँ पर लिखा हुआ था। तो वही डेटा यहाँ पर रफली है, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर देखना है, ठीक। तो ये हमारे पास कितने हैं 500 रुपए के नोट। 2000 रुपए के नोट केवल लगभग 8,202 करोड़ रुपए के केवल 2000 रुपए के नोट बचे। अभी जो लेटेस्ट आरबीआई का फिगर आया उसमें लगभग 7-7,500 करोड़ के अराउंड बचा हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर आपको देखना है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखें 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, तो 500 रुपए का नोट इज द बिगेस्ट इन द सर्कुलेशन। 86% यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ा है। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो मार्केट में जो वैल्यू है, वॉल्यूम जो है, वैल्यू जो है दिस वन, ये 73.3, 77.1 और 86.5 इसका जो है बढ़ा है। और लगातार 2,000 रुपए का नोट का घटा है और इसीलिए इसको बढ़ाना पड़ा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास बैंक नोट इन सर्कुलेशन एज ऑफ 31 ऑफ मार्च। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज आउट हो सकता है, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये बताइए कि जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2,000 रुपए के नोट के कितने परसेंटेज अवेलेबल हैं, तो हम कौन सा सर आंसर टिक करेंगे। अभी जो लेटेस्ट वाला आया है, आरबीआई ने अभी जो लेटेस्ट डेटा जारी किया है वो वाला सर हम आंसर टिक करेंगे, या फिर जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो डेटा आया है वो हम टिक करेंगे। तो क्वेश्चन आपको उस समय बहुत ध्यान से पढ़ना है।
अगर उसको क्वेश्चन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट से पूछना है तो वहाँ मेंशन करेगा एज पर आरबीआई एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023-2024, और ये चीज़ आपको मेंशन जनरली एग्जाम में देखने को मिलेगी, है ना। ये चीज़ आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगी मेंशन एज पर आरबीआई रिपोर्ट 2023-2024। तो आरबीआई रिपोर्ट का वहाँ पर जिक्र करेगा वो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ने यहाँ पर जीडीपी के कुछ डेटा बताए होंगे, कुछ फिस्कल डेफिसिट का भी डेटा बताया होगा, बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन जब आप 2-3 महीने बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम जो है डेटा वो चेंज रहेगा। तो ऐसे में फिर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि सर वहाँ क्वेश्चन पूछा तो हम कौन सा डेटा मार्क करें। तो वहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट लिखी भी रहेगी, फिर भी आप अगर नया वाला डेटा स्टिक करते हैं तो वो गलत होगा। तो इसका मतलब आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का आपको डेटा जो है क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि द एग्जामिनर विल ट्राई टू चेक वेदर यू हैव गॉन थ्रू द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और नॉट। आप एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू गो थ्रू किया है कि नहीं, उसको पढ़ा है कि नहीं, दे कैन चेक इट। बात याद रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा नोट इन सर्कुलेशन। अब नोटों की बात कर ली हमने, थोड़ा सा सिक्कों की बात करें, थोड़ा सा चिल्लरों की बात कर ले, सिक्कों की बात कर ले। सिक्कों की बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए कॉइन्स की अगर हम देखें तो कॉइन्स के अभी जो हमारे पास एक्चुअल में ऑफिशियल डिनोमिनेशन जो हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारे पास जो है अगर हम कॉइन्स की बात करें हाँ वो वैल्यू अप्रॉक्स में बिल्कुल लिखा हुआ है। कॉइन्स की अगर बात करें कॉइन सर्कुलेशंस में, तो कॉइन सर्कुलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 रुपए का डिनोमिनेशन, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का डिनोमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑफिशियली अगर हम कहें हमारे पास 5 डिनोमिनेशन है जो सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा 100 रुपए का नोट, 125 रुपए का नोट, 90 रुपए का सिक्का, वो स्पेशल ओकेजन्स पर, है ना, कॉमोरेटिव कॉइन्स जो है रिलीज होते रहते हैं ऑनरेबल कॉइन्स या सम्मान के लिए, तो वो अलग चीज़ है। बट ये सर्कुलेशन में केवल 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के ही जो है सिक्के बाजार में अवेलेबल हैं। एज पर द क्वाइनेज एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ध्यान रखिएगा, सिक्के नहीं बनाता है। सिक्के बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत सरकार की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है क्वाइंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और याद रखिएगा सरकार जो है मैक्सिमम 1000 रुपये तक का डिनोमिनेशन का क्वाइन मिंट कर सकती है। देश में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ हम सिक्के डालते हैं। कौन कौन सी जगह है? मुंबई, महाराष्ट्र। सिक्कों की अगर बात करें तो सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे, मुंबई जो है महाराष्ट्र हो गया, है ना। इसके अलावा कोलकाता वेस्ट बंगाल, सेलबुनी एंड हैदराबाद, है ना, सॉरी, आपका देखने को मिल जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नोएडा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना हैदराबाद, है ना, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये 4 लोकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट डेटा इज देयर, ठीक। और नोट की अगर बात करें, नोट कहाँ छपता है? नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक एंड सेलबनी वेस्ट बंगाल। 4 प्रिंटिंग प्रेसेस और 4 हमारे पास मिंटिंग प्रेसेस। इसके अलावा सरकार 1 रुपये के नोट की भी प्रिंटिंग करता है जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक। चलिए, तो अगर हम अभी लेटेस्ट देखें 2004 में, तो वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वाइंस जो मार्केट में आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस दैट वी आर हैविंग विद इन द सर्कुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस दैट वी आर हैविंग विद इन द सर्कुलेशन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस जो आपको सर्कुलेशन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइन जो आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइन जो आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे 2024 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में जो क्वाइन है वो किसका है? 2 रुपये का क्वाइन। ये हमारे पास स्मॉल क्वाइंस है, मतलब छोटे डिनोमिनेशंस जो है, अगर हम बात करें स्मॉल डिनोमिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 1 रुपये का डिनोमिनेशन और ये 2 रुपीज़ का, है ना। तो यहाँ पर 40% ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ पीसेस की अगर बात करें, सिक्कों की अगर बात करें तो 5,29,934 लाख पीसेस जो है वो आपको 1 रुपये के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर देखिए बड़ा फिगर जो है वो 2 रुपये के सिक्कों का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये नंबर हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, है ना, वॉल्यूम वाइज दैट इज़ वैल्यू वाइज, है ना, वॉल्यूम तो हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ सिक्के हैं। वैल्यू वाइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा फिगर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ 30.8%, जिसमें आपको 5 रुपये के क्वाइंस जो है आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जिनकी वैल्यू बनती है लगभग 10,274 करोड़ रुपीस, है ना। तो 10,274 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ 30.8, है ना, 30.8 आपको 5 रुपये के जो है सिक्के देखने को मिलेंगे। ओवरऑल क्वाइंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्वाइंस जो है पीसेस वाइज कितने हैं, तो 13,23,518 जो है ये पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अगर टोटल सिक्कों की वैल्यू की बात करें, जो मार्केट में वैल्यू बनाते हैं, लगभग 33,389 करोड़ जो है सिक्के जो है आपको देखने को मिल जाएंगे सिक्कों की ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो कॉइन्स आपको ध्यान रखना है, कॉइन्स की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कितनी है। तो 33.3 की अगर बात करें, लगभग 33% आप याद रखें, तो कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में एज पर ऑफ द मार्च डेटा। ठीक है, तो आरबीआई के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हमें डेटा देखने को मिलेगा। देखिए क्लियर है। टेंशन मत लीजिए, जब इन्हीं पर क्वेश्चंस करेंगे ना तो उस समय आपको जो है ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट डेटास हैं, ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, यू कांट मिस दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें करेंसी चेस्ट, देखिए करेंसी चेस्ट क्या होता है, करेंसी चेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया, एंड दिस विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि सर करेंसी चेस्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, करेंसी चेस्ट एक ऐसी जगह होती है, प्रिंटिंग या मिंटिंग प्रेस में सिक्के या नोट्स बनाए जाते हैं, सिक्के या नोट बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं। जो नए बने हुए सिक्के या नोट हैं वो सर्कुलेशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस से बनने के बाद लाए जाते हैं करेंसी चेस्ट में। करेंसी चेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर नए बने हुए सिक्के और नोटों को रखा जाता है फॉर द सर्कुलेशन पर्पस। ये करेंसी चेस्ट का काम बड़े बैंकों को, आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस, ये इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको करेंसी चेस्ट का काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो नई बनी हुई करेंसी करेंसी चेस्ट में आती है, फिर वहाँ पर आसपास की जो ब्रांचेस हैं, बैंक्स हैं, उनमें उनको सर्कुलेट किया जाता है। तो किस बैंक के पास आपको कितने करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो एक करेंसी चेस्ट और स्मॉल जो डिपो हैं क्वाइन के, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो करेंसी चेस्ट एंड स्मॉल क्वाइन डिपो, क्वाइन के डिपो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। करेंसी चेस्ट में नोटों रखे जाते हैं और स्मॉल क्वाइन डिपो में क्वाइंस जो है रखे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं करेंसी चेस्ट की। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो करेंसी चेस्ट है वो है किसके पास भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ करेंसी चेस्ट विद इन अवर कंट्री। इसके पास लगभग 1467 करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको नेशनलाइज बैंक्स का नंबर 11 है, तो 11 नेशनलाइज बैंक्स हैं, उनके पास आपको देखने को मिल जाएंगे लगभग 1086 करेंसी चेस्ट, है ना, 1087 करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास 224, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास 5, फॉरेन बैंक्स के पास 4, आरआरबीज के पास 7, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसका हेडक्वार्टर है, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा, एक करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इस तरीके से नंबर ऑफ करेंसी चेस्ट हमारे देश में कितने हैं, 2794 करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए हमारे देश में अभी फिलहाल प्रेजेंटली एज पर आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, कितने करेंसी चेस्ट देश में अवेलेबल हैं। तो कितने करेंसी चेस्ट अवेलेबल हैं, 2794, 2794 करेंसी चेस्ट हैं। जहां पर करेंसी चेस्ट होता क्या है, जहां नए बने हुए नोटों को रखा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से छप के आते हैं और फिर वहां से वो मार्केट में सर्कुलेशन के लिए जाते हैं। वहां से नोट बैंकों में जाता है, बैंक से फिर एटीएम्स में आता है और एटीएम से हमारे तक पहुंचता है, या बैंक से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। स्मॉल क्वाइन डिपो की अगर बात करें तो क्वाइन डिपो भी सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास है, लगभग 1339 क्वाइन डिपो हैं एसबीआई के पास। नेशनलाइज बैंक के पास 911, प्राइवेट बैंक्स के पास 194, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास 5। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ध्यान रखिएगा नोट वाले और क्वाइन वाले डिपो बराबर हैं। फॉरेन बैंक्स के पास जो है 3 हैं और रूरल आरआरबी के पास क्वाइन और नोट के डिपो बराबर हैं, क्वाइन का जो है डिपो और नोट का करेंसी चेस्ट, आरबी का एक। तो टोटल लगभग 2460 स्मॉल क्वाइन डिपोज आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। एंड दिस शोज दैट, हाँ यस एब्सोल्युटली, ये कंसेप्ट तो आपको पढ़ा है यार हम लोगों ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक। एसबीआई क्या है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आता है। एसबीआई क्या है, एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आता है, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ भी है। क्यों, क्योंकि एसबीआई को एसबीआई एक्ट 1955 के थ्रू बनाया गया था, ना कि नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को। नीरज, you basically disturb on the daily basis. Let me block you permanently. Okay, so again will not have your message. I think evening में इस session में भी you again okay now
बाय बाय नीरज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, आपको सेशन पढ़ना, आप आराम से आइए पढ़िए, अननेसेसरी डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा 2460 आपको नंबर ऑफ कॉइन डिपो आपको देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ करेंसी जस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। आगे हम देखते हैं हमारे पास है ई रूपी। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है एंड दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पता है क्या है यार, नोट सिक्के तो हमने पढ़ा है, नोट सिक्के तो हमें पता भी है क्या है। ठीक है, बट व्हाट द डेटा दैट वी आर गेटिंग हियर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या हो गया भाई इसको, ठीक है, यस दिस वन। ये जो टेबल है बड़ी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग, एक अनोखी टेबल है और ये टेबल जो है हमें पिछले 2 सालों में हमें देखने को मिल रही है। पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, ई रूपी इन सर्कुलेशन, ई रूपी इन सर्कुलेशन। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टेबल। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टेबल है। टेबल ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है ई रूपी की, इलेक्ट्रॉनिक रूपी की। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल लेवल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूपी हम कह रहे हैं, रिटेल लेवल और इलेक्ट्रॉनिक रूपी होलसेल लेवल पर सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल जो है वो जो है उसको धीरे धीरे ट्रायल बेसिस पर इंट्रोड्यूस कर रहा है और आने वाले समय में ये जो नंबर है ये आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रूपी है, जो ई रूपी है, यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम पीसेस वाइज इन लैख एंड वैल्यू इन करोड़ की अगर हम बात करें तो उसका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो ई रूपी के डिनोमिनेशन है वो वैसे ही डिनोमिनेशन है जो हमारे यहाँ पर करेंसी सर्कुलेशन के हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक रूपी के भी डिनोमिनेशन वही होंगे जो एक्चुअल में हमारे देश में डिनोमिनेशन है। जैसे 50 पैसे का सिक्का हो गया, 1 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, 5 हो गया, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का कुछ भी नहीं किया है क्योंकि 2000 के नोट तो बंद ही कर दिए गए। ठीक है, पूरी तरीके से ऑफिशियली डिमोनेटाइज नहीं हुआ है लेकिन हम उसको जो है सर्कुलेशन में धीरे धीरे वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूपी कह रहे हैं, ई रूपी कह रहे हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 500 रुपये का परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हम देखें तो लगभग 70% 500 रुपये के नोट का वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू लगभग बनती है 164 करोड़ रुपए। और अगर हम पीसेस की बात करें तो लगभग 500 रुपये के लगभग यहाँ पर अगर पीसेस देखें लगभग 13% पीसेस आपको देखने, 13.8% ओवरऑल पीसेस हैं जो डिनोमिनेशंस आए हैं, जिसमें 32.9 लाख पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ई रूपी ट्रांजैक्शंस में अगर हम देखें तो 500 रुपये का यहाँ पर भी थोड़ा सा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 70%, अराउंड 70% जो है आपको वैल्यू ओवरऑल जो ई रूपी जो इंट्रोड्यूस किया गया वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस जो टोटल जो वैल्यू बनती है इसमें ई रूपी रिटेल के लिए कितनी है और होलसेल के लिए कितनी है। तो रिटेल वालों के लिए ज़्यादा ट्रायल्स किए जा रहे हैं, अभी 234 करोड़ का ट्रायल जो है वो रिटेल के लिए किया जा रहा है। होलसेल के लिए अभी वैल्यू बहुत कम है 0.08 और टोटल इस तरीके से ई रूपी की वैल्यू बनती है 2024 के लिए 234.12 करोड़ रुपए, 232.12 करोड़ रुपीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जो आपको मैंने जब इनकम स्टेटमेंट दिखाया था, जब मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया था तब भी ये डाटा मैंने आपको दिखाया था और अभी भी हम इस डेटा को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से, दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये डेटा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा डेटा किसका, ई रूपी का, इलेक्ट्रॉनिक रूपी का। ठीक है, यस दिस वन इज अ ई रूपी डेटा। ई रूपी के वॉल्यूम और वैल्यू, वॉल्यूम मतलब पीसेस और वैल्यू मतलब यहाँ पर टोटल मनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो डिनोमिनेशंस हमारे पास ई रूपी जो है रिटेल के लिए, आर मतलब रिटेल हो गया तो 234 करोड़ रुपए, और होलसेल की अगर बात करें तो 0.08 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। टोटल इनकी वैल्यू बनती है कितनी, 234.12 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 इससे पहले जो है पीसेस में एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं दे रखी है, बट यहाँ पर टोटल ये डेटा हमें दिखा रखा है। ठीक, होलसेल के लिए यहाँ पर करेंसी नहीं और डेटा नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन पीसेस में अगर हम देखें तो रिटेल वाले के लिए 237.08 पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो डेटा क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा ये करेंसी सर्कुलेशन किसकी है, रिटेल वाली करेंसी। करेंसी चेस्ट मैंने आपको बता दिया है ना, करेंसी चेस्ट हमारे पास कितने हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें
इसको ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडेंट एंड सप्लाई ऑफ द बैंक्स नोट्स, मतलब इंडेंट का मतलब हो गया कितने सप्लाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और कितने नोट हमने सप्लाई किए हैं, ठीक है। तो सप्लाई नोट अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है जो नोट को छापते हुए आपको देखने को मिलती है। और ये है सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस है। इसके अंदर टोटल 6 प्रेसेस आती हैं, है ना, जिसमें 4 सिक्कों की, जो कि मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना, नोएडा उत्तर प्रदेश, 4 वाली प्रेसेस, और 2 नोट वाली छापने वाली प्रेस, देवास मध्य प्रदेश और मैसूर कर्नाटका। देवास मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, आपको एक तो मुंबई वाली प्रेस आपको देखने को मिल जाती है ना, देवास मध्य प्रदेश वाली और मैसूर कर्नाटका वाली, है ना, तो ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो 2 प्रेसेस यहाँ पर, टोटल 4 + 2 6 प्रेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। और BRB and MPL में जो बची हुई 2 प्रेसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेसेस में एक बार लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। नोट और क्वाइन की, तो नोट कहाँ कहाँ छपते हुए आपको देखने को मिलेंगे, नासिक महाराष्ट्र, दूसरा देवास मध्य प्रदेश, है ना, इसके अलावा मैसूर कर्नाटका, और चौथा सेल्बुनी वेस्ट बंगाल, सेल्बुनी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 4 जगह हैं जहाँ पर नोट छपते हैं। क्वाइंस कहाँ का बनते हैं, क्वाइंस के लिए 4 हमारे प्रोसेस हैं, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, तीसरा हैदराबाद तेलंगाना, और नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रेसेस हैं हमारे पास, इनमें से ये जो 2 प्रेस हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो 2 प्रेस हैं और ये 4 प्रेस हैं, ये टोटल जो 6 प्रेस हैं, 4 क्वाइन की प्लस 2 नोट की, ये जो टोटल 6 प्रेसेस हैं ये आती हैं सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, SPMCIL के अंदर। और ये जो दोनों प्रेस हैं ये आती हैं आरबीआई के कंट्रोल में। आरबीआई की जो सब्सिडी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB and MPL के अंदर। तो ये आरबीआई की हो गई और ये प्रेस हो गई किसकी, गवर्नमेंट की, जिसमें मतलब सरकार का पैसा लगा। तो ये यहाँ पर कितने पैसे जो है प्रिंट करते हैं, ये आपको प्रिंटिंग होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द डेटा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप सभी को समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस इन्होंने कितने छापे, कितनी नोट की सप्लाई की है, उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ध्यान रखने के लिए, बस इनका नाम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि कितने का हमने जो है इंडेंट किया और कितने की हमने सप्लाई की, ठीक है। चलिए आगे हम बहुत सारा डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं। सेशन का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। MCQs भी मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्रेम कर लिए हैं, है ना, MCQs भी हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पर रिलेटेड, ठीक है। तभी के लिए फिलहाल सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। इसके अलावा जून मंथ का ऑफर चल रहा है, 77% का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कोड आपको यूज़ करना WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये सेशन होता है रात में 8 बजे, हम लोग डेली करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के डेली हम लोग जो है सेशन करते हैं, और इस पर संडे को MCQ हम लोग करते हैं। और जो है लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं आरबीआई से रिलेटेड, तो आप इसको भी कवर अप कर सकते हैं। और ये सारे बैचेस आपको महापैक के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फाउंडेशन बैचेस, रेगुलर इंश्योरेंस वगैरह के बैचेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग महापैक के अंदर। कोड आपको यूज़ करना WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो कल मिलेंगे फिर से 2 बजे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। PDF जो है टेलीग्राम चैनल